हेलो बच्चों। तो आज ये चैप्टर नंबर 1 का वीडियो नंबर 5। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी क्या बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम यहाँ करने वाले और अभी इसी वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के और क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके पहले हम बस समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। ऑलरेडी हमने कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, प्लस कुछ और न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ने के बाद समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या बच्चों? आपको याद हो आपने 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, याद है कुछ? ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ होती थी, क्लोज कंटिन्यूअस लूप होती थी। नॉर्थ से साउथ उसका डायरेक्शन होता था आउटसाइड द मैग्नेट, साउथ से नॉर्थ इसका डायरेक्शन होता था इनसाइड द मैग्नेट, और ये क्लोज कंटिन्यूअस लूप होती थी। याद है कुछ 10th क्लास में? इस साल भी हमें पढ़ना है 4th चैप्टर में हमारे, है ना। बट एक आइडिया देना चाह रहा हूं मैं इससे आपको। ये क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और हम उनको मैग्नेटिक फोर्स लाइंस भी बोलते थे, राइट। ये हमसे क्या हेल्प करती थी? एक मैग्नेट का नेचर पढ़ने में, कि अगर हम वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको बता दें तो आप बता सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा है। तो बेसिकली जो ये फील्ड लाइंस होती हैं बच्चों, ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं। क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस होती हैं, है ना। बट ये हमें क्या हेल्प करती है? टू स्टडी द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हेल्प करती है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? दीज आर इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस ये क्या करती हैं? दे हेल्प अस टू स्टडी, दे हेल्प अस टू नो और स्टडी द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, हमारे पुराने वीडियो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, दिस आर द इमेजिनरी लाइंस। ये कंसेप्ट डेवलप किया गया, साइंटिस्टों ने एक कंसेप्ट डेवलप किया कि अगर मैं आपको एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दूं, बेचारा इमेजिनरी लाइंस रियलिटी में होती नहीं, बट एक कंसेप्ट डेवलप किया गया पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए कि अगर एक चार्ज है या बहुत सारे चार्ज हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या होगा। तो उनको बताने के लिए हमने क्या बनाया, एक कंसेप्ट साइंटिस्ट ने, जिसको हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दीज आर इमेजिनरी लाइंस which help us to study the nature of electric field in any region or space। किसी भी रीजन और स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर पढ़ने के लिए हमने एक कंसेप्ट बनाया ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड होती किसकी वजह से बच्चों? चार्जेस की वजह से। क्या बात समझ में आई? सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर बेसिकली इमेजिनरी लाइंस which help us to study the nature of the electric field in any region, like magnetic field lines is, which we have already studied in class 10 and which we will also study in class 12 in chapter 4 and 5th। क्या बात क्लियर है? लाइंस कैसी है? ये कोई रियल लाइन नहीं है, ये बस हमें हेल्प करती है कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा है, किस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई चार्ज रखते हैं तो उस पर कितना कैसा फोर्स लगेगा, किस तरफ लगेगा, क्लियरिटी है। आओ तो पढ़ते हैं ये है कैसी और इनका नेचर क्या है, कैसे समझेंगे हम कि भैया इनको देख के यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, कैसे समझेंगे। तो आइए इनका नेचर पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। हम लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज और हम एक लेते हैं नेगेटिव चार्ज। तो बच्चा ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर सिर्फ एक चार्ज अवेलेबल है, आइसोलेटेड चार्ज माने एक ही चार्ज है, आइसोलेटेड चार्ज मतलब दुनिया में सिर्फ ये ही है, इसकी दुनिया में सिर्फ ये ही है, कोई दूसरा नहीं है। मैं कहता हूं ये नहीं है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है इससे कैसे निकलती हैं? बाहर की तरफ। याद करो ऑलरेडी हम कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, एक अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कहां से ओरिजिनेट होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से। तो पॉइंट्स लिखने हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ रहा हूं अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? दीज आर इमेजिनरी लाइंस व्हिच हेल्प अस टू स्टडी द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन। क्लियरिटी है? तो अगर बच्चा मैं कहता हूं एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां निकलती है? बाहर की तरफ, इस तरीके से, है ना। ठीक, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर originated
originated from पॉजिटिव चार्ज, कहां से निकलती है ये, पॉजिटिव चार्ज, एंड टर्मिनेट्स एट इंफिनिटी। कहां खत्म होंगी ये जाके, ये इंफिनिटी पे खत्म होंगी बच्चा, बहुत दूर, हमें नहीं पता कहां होंगी। अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज यहां रख दूं तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी निकलेंगी, बाहर की तरफ। कैसी निकलेंगी, स्ट्रेट, कहां, बाहर की तरफ, जब तक कोई चार्ज इसके अराउंड नहीं हो। और जब तक ये सिर्फ सिंगल चार्ज है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी वो कहां निकलेंगी, इंफिनिटी पे। कहां पहुंचेंगी वो, इंफिनिटी। टर्मिनेट मतलब खत्म होंगी, तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेटेड होती है। अगर सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और कहां एंड होंगी, इंफिनिटी पे। क्या बात समझ में आई? हाँ, यहीं पे इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर लें। है फर्स्ट में, आएगा सेकंड में, ऐसे लिख सकते हो। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो जो फील्ड लाइंस होती हैं वो टर्मिनेट किस पे होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे। कहां टर्मिनेट होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे। इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कहां आके टर्मिनेट होती है, नेगेटिव चार्ज से, और आ कहां रही होंगी, इंफिनिटी से। तो अगर कोई आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो बेसिकली जो फील्ड लाइंस है वो कहां से आ रही होंगी, हम कह रहे होंगे कहीं दूसरे चार्ज से आ रही होंगी, जो कहां है, अभी से लेट इंफिनिटी। क्यों, क्योंकि ये निकलती ही कहां से, पॉजिटिव चार्ज से। तो व्हेन दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अगर आइसोलेटेड है, सिंगल चार्ज है, और टर्मिनेट्स एट इंफिनिटी। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है तो हम बोलेंगे दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंफिनिटी एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज, एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। क्या बात समझ में आई आपको? ठीक है, 2 पॉइंट्स क्लियर है। दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट इंफिनिटी, अगर सिंगल चार्जेस हैं। दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंफिनिटी, टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। क्लियरिटी है, 2 पॉइंट्स क्लियर है। अब अगर दोनों चार्ज अवेलेबल हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंसेस आर, तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंसेस आर originated from positive charge, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर originated from positive charge, कहां से निकलती हैं, पॉजिटिव चार्ज, है ना, originated from positive charge and terminates at negative charge। कहां जाके खत्म हो जाती है, नेगेटिव चार्ज पे। कहां जाके खत्म हो जाती है, नेगेटिव चार्ज पे। क्या बात ठीक है? तो ये पॉइंट लिख लेना। क्या पॉइंट सीखे हमने, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंसेस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और कहां खत्म हो जाती है, नेगेटिव चार्ज पे। क्या बात ठीक है? क्लियरिटी है, डन। तो हमारे यहाँ पर 2-3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए कि अगर आइसोलेटेड चार्ज है, मतलब सिंगल चार्ज है, तो ओरिजिनेट होगी पॉजिटिव पे, खत्म कहां होंगी हमें नहीं पता, इंफिनिटी पे। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ओरिजिनेटेड कहां होंगी, इंफिनिटी पे, और खत्म कहां होंगी, नेगेटिव चार्ज पे। और मैं कहता हूं एक पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव से और टर्मिनेट होती है नेगेटिव पे। अभी मैं दिखा देता हूं कैसे। क्लियरिटी है, बोलो, आगे बढ़ते हैं। अब दे आर नॉट अ क्लोज कंटिन्यूअस लूप। आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती थी, क्लोज कंटिन्यूअस लूप। नॉर्थ से आती थी साउथ की तरफ, आउटसाइड द मैग्नेट, और साउथ से आती थी नॉर्थ की तरफ, इनसाइड द मैग्नेट। वहीं मैं अगर बात करूं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट अ क्लोज्ड लूप। ये क्लोज लूप नहीं होती। क्यों? क्योंकि खत्म हो जाती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती है। आओ मैं आपको दिखाता हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 2 चार्ज की, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्या बात समझ में? आप डिसाइड कर लो आपको जितनी लाइंस निकालनी है। मैं कहता हूं पर चार्ज 4 लाइंस निकालता हूं। कितनी निकालता हूं, 4 लाइंस। तो इससे कितनी निकलेंगी, 4। तो इसमें कितनी टर्मिनेट होंगी बच्चा, 4। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे भी निकाल सकते हो। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। तो पॉजिटिव से निकलेंगी तो कहां टर्मिनेट होंगी, नेगेटिव पे, इस तरीके से।
क्या बात समझ में आई? दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। क्या बात समझ में आई? बोलो। दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। समझ आई बात? अरे हाँ की ना, और निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से निकालेंगे तो इस तरीके से यहां जाएगी, ये लीजिए। और ये जो हम जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकालते हैं बच्चा, तो ये हम चार्ज से परपेंडिकुलर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर। और इसमें सिमेट्री होनी चाहिए ऊपर और नीचे, ये थोड़ा याद रखना। ये जो है ना, इसमें जो ऊपर और नीचे क्या होनी चाहिए? सिमेट्रिक तरीका होता है इनको बनाने का। तो ये कहां से निकली बच्चा? पॉजिटिव से। और कहां टर्मिनेट हो गई? नेगेटिव पे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है किसकी? ये तो कर्व आ गई। हाँ, तो जब सिंगल आइसोलेटेड चार्ज होता है तो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, और जब एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये क्या करने लगेंगी? अट्रैक्ट। अभी हम रिपल्सिव भी दिखाएंगे। व्हाट वी आर डूइंग नाउ? वी आर मेकिंग अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं। क्या बात समझ में आई? तो पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएंगे। मतलब ये जो यहां से निकली और यहां क्या हो गई? खत्म। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट अ क्लोज लूप। ये क्लोज लूप नहीं है, मतलब यहां से जाके वापस यहां नहीं आ सकती, यहां जाके खत्म हो जाएगी। क्या बात समझ आई? यस और नो? आगे बढ़े, नोट करते जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट अ क्लोज लूप। ठीक, मैंने इससे कितनी निकाल दी? 4। 1 2 3 4, तो 4 ही उसमें टर्मिनेट हो गई। मान लो ये 2 होता और ये सिर्फ सिंगल होता, ये +2 होता, मतलब 2q, और सिर्फ सिंगल होता -q। तो इससे निकलती कितनी? 4, लेकिन उसमें टर्मिनेट कितनी होती? 2। ये आपका सिलेक्शन है ना? आगे बढ़ते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज कंटीन्यूअस लूप नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। हमने ऑलरेडी पढ़ी थी 10th क्लास में, सारी पढ़ी। आगे बढ़ते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। मैं कहता हूं 2 प्लस की बनाइए। आइए देखें, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो बच्चा प्लस से तो निकलती है, टर्मिनेट तो नहीं हो सकती। तो बच्चा निकलेगी तो सही, लेकिन ये इस तरीके से हो जाएंगी, ये रिपल्शन हो जाएगा, तो मुड़ जाएंगी, ये मिलेंगी नहीं। समझ आया? इस तरीके से क्लियरिटी है? इस तरीके से हम इनको ड्रॉ कर देते हैं। तो ये किसकी है? इस तरीके से। समझ आया? ये क्लियरिटी है? ये किसकी लाइंस हो गई? क्योंकि ये एक दूसरे में टर्मिनेट नहीं हो सकती, क्योंकि प्लस कहां टर्मिनेट होती है? माइनस पे। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? बोलो बच्चा, ये दोनों प्लस है, तो ये इस पे टर्मिनेट नहीं होगी। ये किसकी बन गई? प्लस चार्ज की। और ये एक दूसरे पे क्या अप्लाई करेंगी? प्रेशर। अप्लाइज प्रेशर। क्यों? बिकॉज दे पॉसेस फोर्स ऑफ रिपल्शन। दे पॉसेस फोर्स ऑफ रिपल्शन। इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस स्पेस, उस रीजन में क्या क्रिएट करती हैं? प्रेशर। क्या क्रिएट करती हैं? प्रेशर, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ रिपल्शन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बात समझ में आई? बोले? हाँ, समझ में आ गया। आगे बढ़े। और अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या होगा? ये डायरेक्शन बस पलट जाएंगे, एक दूसरे में जाके टर्मिनेट नहीं होंगे, क्योंकि नेगेटिव लाइन से सिर्फ टर्मिनेट होती है, उससे निकलती तो है नहीं है। समझ में आया? अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं यहाँ पे बच्चा माइनस कर दूं, यहाँ क्या कर दूं? माइनस, और यहां भी क्या कर दूं? माइनस, तो क्या होगा? इस पे टर्मिनेट होंगी। क्या बात समझ में आई? सामने सामने रख देते हैं तो एक दूसरे को तो ये क्या करेंगी? रिपल ही करेंगी, लेकिन आएंगी तो टर्मिनेट ही होंगी ना। क्लियरिटी है? ये हो जाएगा डायरेक्शन, बस डायरेक्शन बदल देना। समझ में आया? बट एक दूसरे में नहीं हो सकते। इसकी लाइन तो इस पर टर्मिनेट होंगी, इस पे भी टर्मिनेट होंगी, इसकी इसमें थोड़ी ना जा सकती, क्योंकि इससे निकलेगी ही नहीं, तो जाएगी कैसे? समझ में आया? तो ये नेगेटिव का हो गया।
आइए आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टी देखते हैं। आइए एक हम फिर से बना लेते हैं इसका, ये प्लस बच्चा ये माइनस, तो इससे निकली इस पे टर्मिनेट हो गई, इससे निकली इस पे टर्मिनेट हो गई, तो ये क्या बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और डायरेक्शन डाल लेते हैं, ये हो गया इसका डायरेक्शन, यस और नो। अब प्रॉपर्टी सुनना, प्रॉपर्टी क्या है, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives the direction of field lines at that point, अगर बच्चों हम इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डालें, मैं कहता हूं यहां, तो ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहां पर डालो टेंजेंट, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यहां पर डालो। तो बेसिकली व्हाट इज द प्रॉपर्टी, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट। मतलब यहां पर अगर आप कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो उस पर कहां फोर्स लगेगा, इस तरह। बेसिकली क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लाइंस है, अगर वहां पर आप पॉजिटिव चार्ज लगोगे तो उसी डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा जहां जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। क्या बात समझ में, यहां पर कहां लगेगा, यहां लगेगा, क्लियर है। तो टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट। क्लियरिटी है, बोलो डन, आगे बढ़े। आओ एक और प्रॉपर्टी यहीं से, टू लाइंस कैन नेवर, कौन सी लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, टू लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो कौन सी लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों, आओ देखें। मान लो बच्चा ये दोनों इंटरसेक्ट कर गई, ये कोई दो फील्ड लाइंस है, ये यहां जा रही है और ये यहां जा रही है। मान लो ये दोनों फील्ड लाइंस बच्चा क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई, तो इस कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इसके दो डायरेक्शन आ जाएंगे। तो आप यहां पर अगर कोई प्लस क्यू चार्ज रखो तो किसी भी फील्ड में जब हम प्लस क्यू चार्ज कहीं रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो एक ही तरफ जा सकता है कहीं, लेकिन ये तो दो डायरेक्शन दे रहा है। अगर ये इंटरसेक्ट है तो यहां पर डायरेक्ट अगर यहां पर हम टेंजेंट डालेंगे तो ये इसका डायरेक्शन हो गया और ये इसका डायरेक्शन हो गया। बट या तो यहां चार्ज जा सकता है या तो यहां जा सकता है, दो डायरेक्शन में तो जा नहीं सकता एक साथ। तो दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक कॉमन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते। क्या बात समझ में है, बोलो डन है, आगे बढ़े। तो कौन सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, नंबर है आप डालते हैं ना, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आइए एक और लास्ट प्रॉपर्टी समझते हैं इनकी। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, उसको भी मिटा दें, उसकी जरूरत नहीं है। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या बच्चों, डेंसिटी। डेंसिटी आप समझती होगी क्या कहलाता है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द मैं आपको डायरेक्टली समझा भी सकता हूं लेकिन लिखवा भी देता हूं। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, खत्म। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डेंसिटी का मतलब कितनी ज्यादा है वहां पे या कितनी कम है। मैं कहता हूं दो रीजन ले लो, यहां पर फील्ड लाइंस ऐसी है, सिमिलरली मैं कहता हूं यहां ऐसी है। तो बच्चा इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ डेंसिटी क्या है, ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी यहाँ क्या है, ज्यादा, और यहाँ क्या है, कम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब वैल्यू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी, मैं कहता हूं यहाँ 1 और यहाँ 2,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी हमें ये बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है वहां पे। अगर फील्ड लाइंस बहुत पास पास है तो डेंसिटी मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब डेंसिटी ज्यादा है। पास 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 आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? डेंसिटी ज्यादा है किसकी? फील्ड लाइंस की। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ज्यादा। और यहाँ डेंसिटी क्या है? कम है। तो यहाँ एज कंपेयर टू दिस यहाँ डेंसिटी कम है, तो यहाँ की फील्ड क्या होगी? कम होगी। क्या बात समझ में आई? क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं बच्चा? ये एक इमेजिनरी लाइन है। ये क्या है? इमेजिनरी लाइन है। ये हमें हेल्प करती है किसी भी स्पेस में, सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर पढ़ने के लिए। अगर हमें कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड दी हो, वहां डायरेक्शन दिया, लाइंस दी हो, तो उस पर हम डायरेक्शन डाल के बता सकते हैं कि यहाँ चार्ज रखेंगे तो यहाँ इतना फोर्स लगेगा। अगर यहाँ लाइंस ज्यादा बनी है, यहाँ कम है, तो हम बता सकते हैं इंटेंसिटी ज्यादा है, यहाँ इंटेंसिटी कम है। क्या बात समझ में आई? देखो जैसे भी चार्ज के पास से तो सारी निकलती है, तो वहां पर इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। बाहर जाके फैलती जाती है तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो बेसिकली हमें नेचर पढ़ने के लिए हेल्प करती है ना। एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, रियलिटी नहीं है, बट कंसेप्ट है जो हमारी हेल्प कर देगा कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टडी करने में। क्या बात समझ में आई? और यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। उन्होंने बोला दो चार्ज हैं, एक +2q और एक -q। दो चार्ज हैं, एक +2q और एक -q। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाइए। क्या बनाइए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाइए। एक +2q चार्ज और एक -q चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाइए। तो बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर एक सिलेक्शन होता है। मैं कहता हूं पर चार्ज लाइंस जो है दो हैं, क्यू। एक क्यू पे कितनी लाइंस निकालूंगा? 2 लाइंस। समझ में आया? पर चार्ज में कितनी लाइंस निकालूंगा? 2 चार्ज। तो बच्चा ये 2 है और ये सिर्फ क्यू है, तो यहां से निकलेंगी कितनी? 4। लेकिन ये टर्मिनेट कितनी करा सकेगा? 2। क्यों? मैंने सिलेक्शन किया ना, पर चार्ज फील्ड लाइन से 2। यह हमारा क्यू होता तो 2 इससे निकलती, 2 इसमें टर्मिनेट हो जाती। लेकिन ये क्या कह रहा है कि एक 2q है, दूसरा -q है। इस सिस्टम की फील्ड लाइंस बनाइए। तो बच्चा आप q इक्वल टू, मैंने पर चार्ज कितनी ले ली? 2 लाइंस। तो पर चार्ज 2 लाइंस होंगी, तो ये तो 2 चार्ज यहां से कितनी निकलेंगी? 4। और टर्मिनेट कितनी होंगी? 1 2। समझ आया? सिमिलरली मैं कह दूं अगर पर चार्ज में 4 लाइंस ले लूं, तो यहां से कितनी निकलेंगी? 8। और यहाँ टर्मिनेट कितनी होंगी? 4। इसको समझ आया? लॉजिकल है। यस और नो? क्यों भाई साहब? चार्ज ज्यादा है तो लाइंस ज्यादा भी होंगी ना, और चार्ज कम है तो टर्मिनेट कम होंगी। क्लियरिटी है? तो मैं इस क्वेश्चन को करता हूं, आपका सिलेक्शन है, हमेशा जो सिलेक्शन लो उसमें इवन नंबर लिया करो। तो मैं ले लेता हूं पर चार्ज 2 लाइंस, और इनको जो निकालोगे आप 4 से परपेंडिकुलर निकाला करो। मैं ऐसे चार्ज निकाल ली, इसमें टर्मिनेट भी कैसे होगी? इस तरीके से। क्या बात समझ में आई? तो ये जो जाएगी इसमें टर्मिनेट हो गई, ये जो जाएगी इसमें टर्मिनेट हो गई। क्या बात ठीक है? यस और नो? अब ये जो लाइन है बच्चा, ये अट्रैक्ट तो करेगा लेकिन टर्मिनेट नहीं करा पाएगा। सोच के देखो, अट्रैक्ट तो कर लेगा लेकिन टर्मिनेट नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता? सर ये तो मछली सी बन गई। डायग्राम बनते ही बच्चा ऐसे है। ये कितनी निकालेगा? 2 है तो 4 निकालेगा, क्योंकि मैंने पर चार्ज कितनी ली? 2 लाइंस। और ये कितनी ले सकता है? पर चार्ज 2 लाइन है तो ये 2 टर्मिनेट करा पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब ये चार्ज ज्यादा है, ये कम है, तो इसकी जो भी फील्ड होगी 2 ही झेल पाएगा इसके कंपैरिजन। लेकिन इनको अट्रैक्ट तो करेगा बट टर्मिनेट नहीं करा सकता। तो थोड़ी सी मुड़ेगी और इस तरीके से चली जाएगी। और आपको ये ऐसे बनाना है, आपको जरूरत नहीं है ऐसे ही बनाओ, आप थोड़े ऐसे बना देना। क्लियरिटी? और ऊपर नीचे सिमेट्री होनी चाहिए। तो आप देखो ऊपर और नीचे क्या है? सिमेट्री ही है। आप बोलो नहीं अट्रैक्ट करनी तो यहां निकाल दो, ये यहां चली जाएगी तो ये यहां चला जाएगा। अभी भी क्या है? सिमेट्री है। समझ में आया? तो बेसिकली फील्ड लाइंस बनाने का एक तरीका होता है, आपको उसमें सिलेक्शन भी करना होता है। क्या बात ठीक है? यस और नो?
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, तो ये सब कहानी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हो गई। इसको मैं आपको एक बार फटाफट से समराइज कराता हूं। ये फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कंसेप्ट व्हिच हेल्प अस टू स्टडी द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन आवर सराउंडिंग। क्लियरिटी है? ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ देयर इज ए आइसोलेटेड चार्ज या माइनस या प्लस, आइसोलेटेड मतलब सिर्फ वही है, दूसरा नहीं है, तो ये फील्ड लाइंस प्लस से ओरिजिनेटेड होती हैं और इन्फिनिटी पे एंड होती हैं। हमें नहीं पता कहां होंगी जब तक कोई प्लस नहीं आएगा। और अगर कोई प्लस माइनस अकेला रखा हुआ है तो कहां से आ रही होंगी? इन्फिनिटी से। और टर्मिनेट कहां होंगी? माइनस पे। क्लियरिटी है? हाँ सर। उसके बाद दे आर नॉट अ क्लोज कंटिन्यूअस लूप। क्लोज कंटिन्यूअस लूप नहीं होती है। प्लस से ओरिजिनेट, और हाँ प्लस से ओरिजिनेट होंगी अगर कोई माइनस है तो प्लस से ओरिजिनेटेड होंगी और माइनस पे टर्मिनेट होती है। प्लस से ओरिजिनेट होती है और माइनस से टर्मिनेट होती है। क्या बात ठीक है? दे आर नॉट अ क्लोज कंटिन्यूअस लूप। प्लस से निकलेंगे माइनस पे खत्म हो जाएंगे, वापस नहीं आएंगे माइनस से प्लस, इसलिए ये क्लोज कंटिन्यूअस लूप नहीं है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर हम टेंजेंट डालते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर हम टेंजेंट डालते हैं, वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। क्या देता है? डायरेक्शन देता है। जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी तो यहाँ पे हम टेंजेंट डालेंगे तो हमें क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। क्लियरिटी है? दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती क्योंकि एक कॉमन पॉइंट पे हमारा दो डायरेक्शंस नहीं हो सकते। और इनकी जो डेंसिटी होती है, इनकी जो डेंसिटी होती है, मतलब अगर कुछ जगह में बहुत पास पास है, बहुत पास पास है, दूसरी जगह में बहुत दूर दूर है, तो जहां पास पास होती है वहां इंटेंसिटी ज्यादा होगी और जहां दूर दूर होंगे वहां इंटेंसिटी कम होगी। क्लियरिटी है? यस और नो? और इनको कैसे प्लॉट करते हैं ये भी मैंने आपको दिखा दिया। बोले हाँ की ना? डन है? तो और हमने ये भी दिखाया था, अगर एक प्लस है और एक माइनस है, इस तरीके से इनकी फील्ड लाइंस होती हैं। ठीक, बनाना हो तो डायग्राम्स आप बना ही सकते हो। यस और नो? इससे निकलती रहेंगी और इस पे टर्मिनेट होती रहेंगी। इस तरीके से हम इनके डायग्राम्स भी शो कर देते हैं बच्चा, है ना? आया कि नहीं? ये निकले ही नहीं और पहुंचेंगी कहाँ? यहाँ। 1000 निकाल लो अगर तो 1000 वहां पहुंच जाएंगी। क्लियरिटी है? और प्लस प्लस होगा ऐसे रिपल हो जाती हैं क्योंकि ना तो उस पर टर्मिनेट नहीं हो सकती। तो आपको मेरे हिसाब से सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। क्लियर है? बोलो। आइए अब देखो बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो चुकी है। मेरा मोटिव ये है कि आप कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स देख लो जो पुराने टॉपिक से भी रिलेट होंगे। मैंने आपको पहले वीडियो में बोल रखा है जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको तो पुराने टॉपिक से भी रिलेटेड रहेंगे जो हो चुका। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी है तो यहाँ से क्वेश्चन हो। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी सवाल हम कर सकते हैं यहाँ से। बोलो क्लियर है? आइए तो मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं, ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला एक बॉब है, बॉब समझ तो पेंडुलम का, इसके ऊपर क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। और इस तरफ इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगा रखी है। तो इसने जो एंगल बनाया वो बनाया थीटा। ध्यान से सुनना, एक यहां से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। क्या लगाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और उसने जो एंगल सबटेंड किया वो कितना किया? थीटा। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? एल है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, हमने इस तरफ क्या हुआ, इसके ऊपर एक क्यू चार्ज था, हमने इस तरफ से क्या लगाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? प्लस, जिसकी वजह से क्या हो गया? रिपल। किसी भी चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, मैं कहता हूं कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें अगर प्लस चार्ज रख दो, आप क्या रख दो बच्चा? प्लस चार्ज, तो कहां भागेगा? यहां भागेगा। लेकिन ये यहां से बंधा था तो बस एक एंगल बना लेगा जो हमने बोला कितना है? थीटा। कितना है? थीटा। इसकी लेंथ दी है एल। ठीक, समझ में आया? बोलो बोलो। अब क्वेश्चन में बच्चा आपको क्यू गिवन होगा, क्यू गिवन है, मैं कह देता हूं रेंडमली क्यू की वैल्यू है वो है आपकी 2 माइक्रो कूलम। ई की वैल्यू आपको दी हुई है
2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये जो L लेंथ है ये आपको दे रखी हुई है 30 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया है कि एंगल थीटा कितना बनाएगी प्लस इसमें टेंशन कितनी होगी। दो सवाल हैं, ध्यान से सुनना कि एक क्या था, पेंडुलम था, इस तरीके से होगा जिसके ऊपर कोई चार्ज था Q, जिसके ऊपर कुछ चार्ज था Q जो कि कितना है 2 माइक्रो कूलम। इस पे जब हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जिसकी वैल्यू है 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, सॉल्यूशन आप करोगे, मैं सिखाऊंगा बस कैसे करना है। तो जैसे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी ये भाई साहब यहाँ भागेंगे और एंगल बनाएंगे थीटा, और इसमें कुछ टेंशन आएगी। क्या आएगी? इसमें कुछ टेंशन आएगी। और जो बॉब है इसका मास भी दिया हुआ है आपको, ध्यान से समझना। ये जो बॉब लगा हुआ है पेंडुलम के जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं? बॉब। और उसका जो मास है वो भी आपको दे रखा हुआ 10 ग्राम्स। इसका जो मास है वो भी आपको दे रखा है, कितना है 10 ग्राम्स। तो आपको निकालनी है टेंशन और आपको निकालना है थीटा। क्लियरिटी है? बोलो हाँ सर। आओ फटाफट मैं दिखाता हूँ करना कैसे। सॉल्व आप करोगे, तरीका मैं सिखाऊंगा, क्योंकि नहीं तो आप कुछ नहीं करेंगे, मुझे पता है। आप सब कॉपी मार लोगे, बस देखते रहोगे। इसलिए पेन कॉपी लेके बैठा करो जब भी मेरा वीडियो देखो, तभी हेल्पफुल रहेगा। सच बता रहा हूँ, लास्ट में कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ूंगा, बस मैं आपको सिखाऊंगा कि करना कैसे। तो जरा इस पे अपन क्या फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, इनके साथ क्या क्या हो रहा है। तो ध्यान से देखो, इनके साथ नीचे तो लगेगा बच्चा mg, यहां लगेगी टेंशन T, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा। तो ये अपना क्या हो गया बच्चा थीटा। यहां क्या लगेगा फोर्स, कितना E इंटू क्यू। क्यों? फोर्स क्या होता है? E इंटू क्यू ही तो होता है। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपॉर्टेंट। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है तो इसमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस तरफ, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, इस तरफ लगेगा कितना E इंटू क्यू। समझ में आया? बस तो सॉल्यूशन में क्या करना है, फोर्स रिजॉल्व कर लो। क्या रिजॉल्व कर लो? फोर्स। तो देखो इसका जो कंपोनेंट यहां जाएगा वो जाएगा T cos थीटा। ध्यान से देखो, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ये बनेगा T sin थीटा। समझ आया? ये कंपोनेंट क्या बनेगा T sin थीटा, और ये कंपोनेंट क्या बनेगा T cos थीटा। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, मतलब सारे फोर्स y एक्सिस में और सारे फोर्स x एक्सिस में क्या है इक्वल। आओ तो यहाँ कर लें अपन। तो अपन इसको देखते हैं, ये हो जाएगा अपना T sin थीटा। T sin थीटा बराबर E इंटू क्यू। अरे यस और नो। दूसरा देखो T cos थीटा, T cos थीटा बराबर mg। m मतलब मास और g क्या है ग्रेविटी। समझ आया? ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। क्या किया हमने, बस यहाँ पर हमने सारे फोर्स रिजॉल्व कर लिए। इस तरफ कितना लगेगा E इंटू क्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता ना बच्चा E इंटू क्यू। यहाँ पर क्या लग रही होगी टेंशन। टेंशन समझते हो, क्लास 11 याद है? कोई भी स्ट्रिंग हो उसमें अगर फोर्स लगता है तो क्या लगती है टेंशन। तो ये कंपोनेंट क्या बन गया T cos थीटा, और ये कंपोनेंट T sin थीटा। थीटा की तरफ चलेंगे तो cos थीटा, थीटा के अपोजिट sin थीटा। ये रिजॉल्व करना में आती है। बस ये दो इक्वेशन आ गई, इनका ले लो अब रेशियो। T sin थीटा डिवाइडेड बाय T cos थीटा। तो ये अपना क्या T से T कैंसिल, ये क्या बन गया tan थीटा। याद करो पुराने वीडियो में मैंने क्वेश्चन करवाया था, या E इंटू क्यू डिवाइडेड बाय M इंटू G। अब E की वैल्यू है, Q की वैल्यू है, M की वैल्यू है, और G तो होता है ग्रेविटी। G की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियरिटी है? बोलो। वैल्यू रख के दिखा देता हूं, सॉल्व आपको करनी है। तो E की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁴। Q की वैल्यू ये आ गया Q 2 इंटू 10⁻⁻6। क्लियरिटी है? डिवाइडेड बाय mg। m कितना है 10 ग्राम्स। 10 ग्राम्स तो इसको मैं किस में रखना है kg में, ये मत भूलना। तो 10 डिवाइडेड बाय 1000 तो ये आ जाएगा, बोलो
10 डिवाइडेड बाय 1000, तो 10 की पावर ऊपर जाएगा -3, तो 10 इंटू 10 की पावर -2, यही कर देते हैं 10 बाय 1000, नहीं तो कहोगे सर ये क्या हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल, तो 10 की पावर -2, जी की वैल्यू 9.8। अब इसको करना है आपको सॉल्व। सर ये तो मैं नहीं करूंगा, सॉल्व तो आप ही करेंगे, है ना, काटा पीटी कराना हो तो मैं कर देता हूं। तो ये देखो 10 की पावर -2, 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -4 बचा, 10 की पावर 4 और 10 की पावर -4 कैंसिल होगा, 2 इंटू 2 क्या आया 4, 4 डिवाइडेड बाय 9.8, तो जो आपका tan थीटा आया वो है 4 डिवाइडेड बाय 9.8, तो थीटा आ गया tan इनवर्स 4/9.8। डन है। अब tan इनवर्स 4.8 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। डन है, बोलो यहां से tan थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। डन है, ये आप ही करोगे, मैं कराऊंगा नहीं। डन है, बोलो अब क्या निकालनी है, टेंशन। अब क्या निकालनी है, मिटा दूं, रिजॉल्व किया था। अब क्या निकालनी है, टेंशन। तो बच्चा कोई भी क्वेश्चन उठा लो, वहां से क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू, तो यहाँ रखोगे t साइन थीटा, जो भी वैल्यू आई, सपोज 30 डिग्री आ जाए तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इज इक्वल टू e इंटू क्यू, तो यहां से क्या निकल आएगा, t। समझ आ रहा है? अरे यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, tan थीटा की, है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती, 1, तो थीटा कितना होता, 45, लेकिन ये 1 नहीं है, 4/9.8 है, ये 0.5 समथिंग आएगी, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 27-28 डिग्री आएगी, है ना। तो यहां पर हम रखेंगे उसकी वैल्यू, ठीक, E है, Q है, T निकल गया। क्लियर है कैसे करने हैं ऐसे क्वेश्चन, बोलो। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारे क्वेश्चन है बच्चा, ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी बहुत अच्छे हैं, पर अगर वैल्यूज ना होती तो बिना वैल्यू के आंसर था ही हमारे पास। नहीं आया, जी नीट पे वो आपको ऐसे छोड़ देते, कैसे छोड़ देते, तो tan थीटा आया था वो कितना आया था, E इंटू क्यू डिवाइडेड बाय mg, तो थीटा क्या हो गया यहाँ से, tan इनवर्स E इंटू क्यू अपॉन mg, ये रही थीटा की वैल्यू। समझ आया? ऐसा ऑप्शन हो सकता था, टिक मारते आगे बढ़ते। ठीक, आइए नया अच्छा बढ़िया और क्वेश्चन देखते हैं। आओ, देखो उन्होंने बोला ये एक यहां पर प्लस चार्ज रखा है, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन ध्यान सुनना, यहाँ माइनस है, उन्होंने बोला दूसरे में यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। क्या बात समझ में आई? उन्होंने दो प्लेट्स ली और बोला एक में क्या है माइनस और दूसरे में क्या है प्लस, यहाँ क्या है प्लस और यहाँ क्या है माइनस, ठीक है। तो बोला यहां से एक प्रोटॉन छोड़ा, क्या छोड़ा, प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज। डन, क्लियर है। और यहां एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा मतलब नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ। डन। इनिशियल वेलोसिटी 0 से, इनिशियल वेलोसिटी 0 से, ध्यान से सुनना। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई वो कितनी हुई, ई, ई की वैल्यू दी होगी, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, इसमें कहां होगी, ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा हमेशा कहां से होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्वेश्चन क्लियर है? ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है। उन्होंने बोला दो प्लेट्स थी, उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को छोड़ा और इसका डिस्टेंस है x, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है x, ठीक। तो प्रोटॉन कहां जाएगा, नीचे। भाई प्लस में, प्लस पे चार्ज कहां लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन में कहां चार्ज लगता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो दोनों आएंगे तो नीचे। समझ में आएगा क्वेश्चन? अगर मैं इस तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूं और एक प्रोटॉन को छोड़ता हूं तो वो कहां जाएगा, नीचे।
और यहीं से इलेक्ट्रॉन को छोड़ता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पलट दी है मैंने, माइनस ऊपर कर दिया प्लस नीचे, तो ये भी कहाँ जाएगा, नीचे। दोनों की दूरी कितनी, x, यस और नो। तो उनको आपको ये बताना है रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द प्रोटॉन टू द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन। या तो डायरेक्टली पहला सवाल ये भी पूछ सकते, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोटॉन टू रीच हियर टू ट्रेवल डिस्टेंस x, और व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझे, बहुत आसान क्वेश्चन हम कर सकते हैं, थोड़ी सी फिजिक्स लगानी पड़ेगी 11th क्लास की इक्वेशन ऑफ मोशन। क्वेश्चन क्लियर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में प्रोटॉन को छोड़ा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों कितनी है, E, इनकी वैल्यू भी गिवन हो सकती है लेकिन हम E ही मान रहे हैं, डन है। तो ये पूछा कि ये अब कहां कितने टाइम में यहाँ पहुंचेगा और इलेक्ट्रॉन का टाइम में कितना बॉन्ड लगेगा और प्रोटॉन को कितना टाइम लगेगा। क्लियर है, डन, बोले। आओ 2 मिनट की कहानी है, फटाफट कर लेते हैं, ठीक। तो देखो टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन लगेगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्स क्या कहता है, फोर्स कितना लगता है, E इंटू क्यू, E इंटू क्यू। तो भैया प्रोटॉन पे कितना फोर्स लगेगा, E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E है, चार्ज कितना है, Q। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना होगा जब ये नीचे आएगा, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना है, E इंटू क्यू, है ना। चार्ज कितना होता है इस पे, Q, प्रोटॉन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। आप E बोल लो, मैं Q बोल रहा हूँ, चार्ज ऑन द प्रोटॉन, और यही इलेक्ट्रॉन पे है। तो E इंटू ई डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। मास किसका आएगा, प्रोटॉन का, बस खत्म। याद करो इक्वेशन, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, चलना कितना है, x, तो हाफ एक्सेलरेशन ये रहा, E इंटू क्यू डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन इंटू t स्क्वायर। समझ आया। तो यहां से देख बचा t कितना है, 2x इंटू mp अपॉन E इंटू क्यू का अंडर रूट। देखो एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू, निकाल ही चुके हैं, अपॉन मास। तो 2 यहां चला जाएगा, 2x, इक्वेशन लगा दी मैंने, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इनिशियल वेलोसिटी u से छोड़ा 0, हाफ ए टी स्क्वायर, ए यहां से निकाल लिया टी स्क्वायर। तो टी क्या आ गया, टाइम किसका आ गया, प्रोटॉन का। कितने डिस्टेंस चलना है, x। समझ आया, डन है बात। 2 इंटू एक्स इंटू एमपी अपॉन ए इंटू क्यू, डन। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम इनका निकालते हैं, तो इनको भी लगाना, इन पे भी कितना, इनको भी एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, फोर्स इन पे भी लगना है, E इंटू क्यू, क्योंकि चार्ज दोनों पे सेम है बच्चा, चार्ज दोनों पे सेम है। तो E इंटू क्यू, लेकिन मास किसका आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का। फोर्स तो दोनों पे सेम लगेगा, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और दोनों पे चार्ज भी सेम होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे दोनों पे चार्ज सेम होता है, बस माइनस और प्लस का डिफरेंस होता है, ठीक। तो S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो S कितना हो गया, x, ये फिर से 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन अपना कितना, E इंटू क्यू अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टी स्क्वायर। तो जो इनका टाइम पीरियड आया वो कितना है, अंडर रूट ऑफ 2x इंटू me अपॉन E इंटू क्यू। क्या बात समझ में आई, ये टाइम किसको लगा, इलेक्ट्रॉन को। समझ आया, दोनों का टाइम निकाल दिया, रेशियो ले लो। समझ आया, बोलो। और रेशियो से भी आपको एक चीज एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, आप उसको ध्यान से समझना, ये नोट करो पहले। अब ये x दिया होगा क्वेश्चन में, मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। E हमें पता है, Q मतलब E, आपको करना है इस Q की जगह E कर लो, जो चार्ज है ना, जो कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये भी टाइम निकल जाएगा, ये भी टाइम निकल जाएगा। ज्यादा किसका है और कम किसका, ये चर्चा करनी है, ठीक। यहां से क्योंकि मुझे आपके थ्योरी बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़े, नीट में बहुत सवाल आते हैं इससे, इसी पे कर रहा हूं मैं, ऊपर लिख रहा हूं बस ये वैल्यूज बोर्ड की कमी के कारण। आओ देखें, तो जो टीपी आया बच्चा कितना आया, आओ थोड़ा डिस्कशन करना है मुझे। 2x मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय E इंटू क्यू, और जो कौन आया T इलेक्ट्रॉन का टाइम, अंडर रूट ऑफ 2x मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय E इंटू क्यू। देखो बच्चों, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे, किसका टाइम ज्यादा और किसका टाइम कम है, आप तो बस मुझे ये बता दो। हमें साफ साफ दिख रहा है 2x दोनों में है, E क्यू नीचे दोनों में, बस मास का ही खेल बच रहा है। तो जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है बच्चा, मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो ग्रेटर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बहुत ज्यादा ग्रेटर होता है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम। क्यों, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.627 इंटू 10 टू दी पावर -27, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा वो होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31। मैं बोल दूं अगर वो प्लेट के बीच पे जो डिस्टेंस था वो 1 सेंटीमीटर था, कितना था 1 सेंटीमीटर, तो x हो गया 1 सेंटीमीटर। मास पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी होगी, क्यों पता है, तो टीपी निकल जाएगा। क्वेश्चन में बेसिकली ये गिवन होते हैं, तो हम सॉल्व कर लेंगे। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है यही करिए, वहां ई दिया होगा, क्यू हमें पता है, एमपी पता है, एक्स 1 सेंटीमीटर, तो निकल गया। बट कहानी क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, एमपी ज्यादा है एमई कम है, तो जो टाइम होगा किसका, प्रोटॉन का, वो ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ में, दोनों रिलेशन देखो ना, मतलब जिसका मास ज्यादा है उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है नीचे आने में। यहां से हमें क्या समझ में आता है, अगर किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में दो सेम चार्ज को गिराया जाए, किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चा, किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दो सेम चार्ज को छोड़ा जाए, तो नीचे पहले कौन आएगा, जिसका मास कम है, इसी को तो टाइम कम लगा ना। किसका टाइम कम है, ये कौन सा टाइम है, नीचे आने का टाइम किसका कम है, इलेक्ट्रॉन का, और उसका मास क्या है, कम है। क्यों, मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियरिटी है, बोलो। और जिसका मास ज्यादा है उसको कम टाइम लगेगा, ये ग्रेविटी का जस्ट अपोजिट है। जिसका मास ज्यादा होता है जनरली, हालांकि ग्रेविटी मास पे डिपेंड नहीं करती, आपको याद है। हाँ, अगर हम अर्थ पे बात करें तो हमारे एनवायरमेंट एयर की वजह से, अगर वैक्यूम है, अगर वैक्यूम है तो मास पे ग्रेविटी डिपेंड करती नहीं। बट यहाँ क्या हो रहा है, जिसका मास ज्यादा है वो पहले आ रहा है डिस्पाइट ऑफ ग्रेविटी, और हमने यहाँ ग्रेविटी की कंसिडरेशन नहीं लिया, क्योंकि जो एक्सेलरेशन आ रहा है इसका वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रेविटी, तो हमने इंक्लूड नहीं किया। तो मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जिसका मास ज्यादा है वो पहले आएगा, और जिसका मास कम है वो बाद में नीचे आएगा। मतलब जिसका मास ज्यादा है उसको ज्यादा टाइम लगेगा यहाँ पहुंचने में, जिसका मास कम है उसको कम टाइम लगेगा पहुंचने में। तो पहले कौन पहुंचेगा, जिसका मास कम है, और बाद में कौन पहुंचेगा, जिसका मास ज्यादा है। तो क्वेश्चन में आपको उसको रेशियो पूछा था, मैं आपको उसको रेशियो कर देता हूं। तो टीपी बाय टीएस करोगे, सब कट जाएगा, वो आएगा अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनका रेशियो क्या आया, बस उसको डिवाइड कर दो, तो 1.627 इंटू 10 टू दी पावर -27, बड़ा हो गया ना क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने आपको बहुत चीजें एक्सप्लेन करी है बेसिकली, नहीं सॉल्व करके तुम कब के आगे बढ़ जाते। 10 टू दी पावर -31, तो 27 गया 31 से, तो कितना बचा है -4, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 1.627 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 टू दी पावर 4। ये रहा इनके टाइम का रेशियो। वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं थी, सब कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बस मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो देखो इनका रेशियो 1 से ज्यादा आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, क्यों, तो इसीलिए जो टीएस का टाइम होगा वो कम है और टीपी का टाइम है वो ज्यादा है। तुम्हें समझ आ गया मैंने क्या एक्सप्लेन करना चाहा, बोलो। आओ एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़े, समझ गए, चलो बहुत एक्सप्लेन कर दिया, एक क्वेश्चन दो, 10 मिनट से ज्यादा लग गए होंगे शायद, मुझे लगता है। आइए
एक और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके का। ठीक, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक, अच्छा, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। डन है। अब इसकी जो लेंथ दी हुई है वो आपको 2 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है? 2 सेंटीमीटर दी हुई है। और यहां से एक चार्ज आ रहा है। कौन आ रहा है? चार्ज, जिसको हमने बोला इलेक्ट्रॉन। कौन आ रहा है? इलेक्ट्रॉन, जिसकी वेलोसिटी है, ले लो अच्छी खासी, 2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और कम ले लेते हैं। वो आ रहा है यहां से 25 मीटर पर सेकेंड से। मैं वैल्यूज नहीं ले रहा हूं क्योंकि रैंडम रहता है तो दिक्कत हो जाती है। अच्छा, वैल्यू से लेके कर लेते हैं, एक सवाल वैल्यू लेके कर लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन में बच्चे यहां से आ रहा है ना, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दी हुई है वो दी हुई है 20 न्यूटन पर कूलम, और ये जो लेंथ आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू 20 न्यूटन पर कूलम है, और एक जो इलेक्ट्रॉन है इसमें इंटर कर रहा है, जो लेंथ कितनी इसकी 10 सेंटीमीटर। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जिसमें एंटर कर रहा है कितनी है? 3 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, हाउ मच डिफ्लेक्शन वुड द इलेक्ट्रॉन बीम सफर? ध्यान से सुनिए। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर किया, उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 3 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। ये लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लेंथ में लगी हुई है? 10 सेंटीमीटर। तो बच्चा इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें एंटर करेगा उसमें कहां फोर्स लगेगा बताओ? उसमें फोर्स लगेगा ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इलेक्ट्रॉन की प्रोफाइल ये बन जाएगी, सोचो। जैसे इसमें एंटर करेगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो बेसिकली आपसे ये डिफ्लेक्शन पूछा है, कितना मुड़ जाएगा, कितना, जब ये 10 सेंटीमीटर को क्रॉस करेगा तो उसमें डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा। मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो सीधा निकल लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो मुड़ने लगा, तो पूछा कितना मुड़ जाएगा, ये कितना मुड़ जाएगा। क्या बात समझ में है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं, बोलो। देखो, पहले तो हम ये निकालेंगे कि 10 सेंटीमीटर क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगेगा, और वही सेट में हम फिर उसको इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के कर लेंगे। तो हमें ये पता है, बोलो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितनी है इनकी? 3 इंटू 10⁷। डिस्टेंस कितना क्रॉस करना है इनको? 10 सेंटीमीटर, मतलब 10/100 मतलब 1/10, तो 1/10 इंटू टी। क्या बात समझ में? तो टी कितना आ गया? 1/3 इंटू, ये इधर नीचे आएगा तो 10⁸ हो जाएगा। इतनी देर में तो ये बाहर उड़ेगा। अरे इसकी वेलोसिटी कितनी है इस डायरेक्शन में? 3 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। इसको यहां से कितनी देर में? 10 सेंटीमीटर में तो रहेगा। 10 सेंटीमीटर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं आया। बेसिकली मुझे यही तो निकालना है कि 10 सेंटीमीटर में कितना डिफ्लेक्शन होगा। तो 10 सेंटीमीटर में वो जब रहेगा उसमें कितना टाइम लगेगा ये तो पता करना चाहिए। तो 10 सेंटीमीटर वो क्रॉस करेगा कितने टाइम में? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10/100, तो 1/10 इंटू टी। तो टी कितना आ गया? 3 इंटू 10⁸। अब देखो इस पे बच्चा फोर्स कितना लगेगा? फोर्स लगेगा इस पे E इंटू क्यू। फोर्स कितना लगेगा? E इंटू क्यू। तो एक्सेलरेशन कितना लगेगा इस पे? E इंटू क्यू अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E इंटू क्यू अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
यस और नो। अब हमें ये डिफ्लेक्शन तो निकालना x, कि कितना मुड़ेगा, ये मत बोलना कितना मुड़ जाएगा। इतनी देर जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो बाहर कितनी देर में निकल जाएगा, इतने टाइम में। तो इतने टाइम में मुड़ेगा कितना, इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नहीं आया तो इनिशियल वेलोसिटी इसमें निकालना है, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी थी, 0 इस डायरेक्शन में, तो ये तो हो गया 0 प्लस हाफ। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है अपना e इंटू क्यू अपॉन एम ई इंटू टी स्क्वायर। समझ आया? बस क्या बचा, वैल्यू रखनी है। तो देखो हाफ e की वैल्यू 20, q की वैल्यू 1.6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 और t का स्क्वायर। और टाइम कितना है, अरे भाई साहब ने पूछा है कि जब ये इसको क्रॉस करेगा तो कितना डिफ्लेक्ट हो जाएगा। डिफ्लेक्शन मतलब डिफ्लेक्शन इसी तरफ होगा ना, y एक्सिस में, तो इलेक्ट्रॉन है फोर्स कहां लगेगा, प्लस की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डिफ्लेक्शन ही तो पूछा है, जब यहाँ से क्रॉस हो जाएगा ये कितना होगा, तो हमने उसका टाइम निकाल लिया, क्योंकि इस x एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है, ये तो बदलेगी नहीं, 3 इंटू 10 टू द पावर 7, और एक्सिस में चलना कितना है 10, उतनी देर में तो डिफ्लेक्शन होगा, तो टाइम भी निकाल लिया। तो इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर। समझ आया? नोट करो। अब क्या सॉल्यूशन करना है तो कर लो, ये 19 है, क्लियरिटी है। ये क्या होगा, डिफ्लेक्शन x, या y लिखना हो तो y लिख लो, ये सॉल्व कर लो। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आओ मैं करके दिखाता हूं। ये 31 या 19 काटा पीटी करो तो ये कितना बचा, ये पूरा कट जाएगा 19, नीचे कितना बचेगा बोलो, 12 माइनस 12। तो देखो 2 से ये गया कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, तो ऊपर क्या बचा 10 इंटू 1.6, नीचे आओ 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 10 की पावर 8 का स्क्वायर 10 की पावर 16। नहीं आया। अब ये 12 गया 16 से, तो यहाँ क्या बचा 10 की पावर 4। तो देखो यहाँ क्या बचा, 10 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ये जो भी है वो मीटर्स में आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, एक 10 को और काट दो तो क्या बचा 10 की पावर 3, सो 1.6 डिवाइडेड बाय इसका मल्टीप्लाई करो तो 81 पॉइंट बोलो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर। इसको अब आप सॉल्व कर लेना, सेंटीमीटर में करना हो तो सेंटीमीटर में कर लेना। क्या बात समझ आई? बहुत ही आसान था। ये पूछा था एक इलेक्ट्रॉन है 3 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड जिसमें एंटर किया, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी थी, तो जब ये इसको क्रॉस करेगा मतलब 10 सेंटीमीटर की दूरी को क्रॉस करेगा तो कितना डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हमने 10 सेंटीमीटर क्रॉस करने का टाइम लगा दिया, और जब इस पर ये इसमें एंटर करेगा इस पर एक्सेलरेशन लगेगा, कितना लगेगा EQ बाय ME, क्योंकि EQ होगा फोर्स अपॉन मास, एक्सेलरेशन आ गया। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी इस डायरेक्शन में, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, t की हमारे पास थी वैल्यू, तो ये हमने आपको सॉल्व करके निकाल दिया। ये आप कैलकुलेशन करके कमेंट में आंसर दें। तो क्लियर है, समझ आया कैसे हुआ है? तो आराम से इस वीडियो को देखें, कैसे इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को। हमारा देखो 11th क्लास की भी कहानी लग रही है इसमें, थोड़ा सा टफ लगा ना आपको? टफ बिल्कुल नहीं है, आपके 11th क्लास के कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। देखो 11th क्लास के इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो फोर्स लग गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे जस्ट मैंने आपको कराए हैं, है ना? तो कॉपी उठाइए, अच्छी खासी बुक उठाइए, प्रदीप ले लो, SL ले लो, NCERT ले लो और क्वेश्चंस ट्राई करो, है ना? टिल देन गुड डे, हैव ए नाइस डे, टाटा, बाय बाय।